तो भाइयों, सीन एकदम गले तक आ चुका था। आसमान से वो सुनहरी रोशनी मौत बनकर रजील की तरफ झपटी थी। रेडियंट नाइट की वो खौफनाक तलवार बस रजील की गर्दन चूमने ही वाली थी कि तभी क्लैश! एक भयंकर आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। हवा में चिंगारियां उड़ी और एंट्री हुई डॉन वारखरन की। एकदम धाकर तरीके से उसने उस मौत के वार को बीच में ही अपनी तलवार से रोक दिया। अब तुम लोग ये मत सोचना कि डॉन के दिल में रजील के लिए कोई प्यार या वफादारी उमड़ आई थी। घंटा! उसने तो बस आर्कनवेल एकेडमी की उस सख्त नो किलिंग पॉलिसी की वजह से बीच बचाव किया था। एकेडमी का साफ उसूल है, यहां किसी का खून नहीं बहेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई बॉस। माहौल तब और खौफनाक हो गया जब चारों तरफ से 8 भारी भरकम सिल्वर नाइट्स भी अपने हथियार लिए वहां धमक पड़े। उनकी आंखों में खून सवार था और टेंशन इतनी कि हवा भी भारी लगने लगी। तभी वहां कदम रखती है वाइस हेडमिस्ट्रेस सेल्वारा। भाई साहब, क्या ऑरा था बंदी का! वो आते ही सीधा उन चर्च के शूरवीरों को उनकी असली औकात याद दिलाती है। उसने एकदम कड़क आवाज में साफ शब्दों में कह दिया कि बेटा, ये आर्कनवेल एकेडमी है। यह राजशाही और एकेडमी के कानून चलते हैं। तुम्हारा ये चर्च वाला ड्रामा और तुम्हारे खुद के बनाए रूल यहां 1 इंच भी नहीं चलेंगे। पर वो जो रेडियंट नाइट था ना, वो एकदम ही अव्वल दर्जे का अंधभक्त निकला। उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का पागलपन था। उसे लगता है कि उनकी पवित्र सेंटेंस पर किसी ने हाथ उठाने की हिमाकत कैसे की। ये इतना बड़ा पाप है कि वो साला रजील को मारने के लिए हर हद पार करने, यहां तक कि खुद शहीद होने को भी तैयार बैठा था। उसे ना किसी हेडमिस्ट्रेस का खौफ था, ना एकेडमी के रूल्स का। मामला एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला था। तलवारें बस चलने ही वाली थी कि तभी ऊपर अपनी भव्य बालकनी से खुद सेंटेंस मुंह खोलती है। उसकी बस एक हल्की सी शांत आवाज पूरे मैदान में गूंजी और बूम! पूरा का पूरा बखेड़ा वही के वही शांत। जो नाइट्स अभी खून पीने को दौड़ रहे थे, वो एकदम पालतू कुत्तों की तरह शांत हो गए। साला उन नाइट्स पर उसका ये भयंकर गॉड लेवल कंट्रोल देखकर ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। लेकिन मेरे भाई, असली माइंड गेम तो अपना मेन कैरेक्टर खेल रहा था। जब सब शांत हुआ और रजील की जान बची, तब उसने अपने सिस्टम विले से दिमाग के अंदर बात की। विले की तो डर के मारे हालत खराब थी। उसके प्रोसेसर में एरर आ रहे थे, पर रजील के चेहरे पर वही खौफनाक स्माइल थी। वो बताता है कि बेटा विले, ये कोई तुक्का वुक्का नहीं था जो मैं आज बच गया। ये पूरा का पूरा जानलेवा सीन मैंने खुद सेट किया था। अपने पास किसी ग्रैंड मास्टर से सीधे लड़ने की फिजिकल पावर तो है नहीं, तो भाई ने क्या किया? उसने दुनिया के रूल्स, एकेडमी की सख्त पॉलिसी और चर्च वालों के पागलपन का एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन किया। उसे पता था कि ये दोनों ताकतें आपस में ही टकराएंगी, और उसने बस उसी का फायदा उठाकर अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसका ये स्वैग और शातिर दिमाग ही उसका सबसे बड़ा पर खतरनाक हथियार है। और एंड में भाई, माहौल जब थोड़ा चिल होता है तो सिस्टम विले अपना रोना रोता है। वो बताता है कि बेटा खुश मत हो, सिस्टम के असली और फुल ओपी फीचर्स ऐसे नहीं मिलेंगे। वो सब गेट ऑफ वर्थ का वो खतरनाक एग्जाम पार करने के बाद ही अनलॉक होंगे। जियल एक गहरी सांस लेता है और दूर खड़े गेट्स ऑफ वर्थ को घूरने लगता है। भाई, ये सिर्फ अकादमी का कोई साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा इम्तिहान था। पर लौंडे के पास ज्यादा टाइम नहीं था। तभी अचानक 2 मजबूत हाथ आकर उसके कंधों को जोर से दबोच लेते हैं। ये कोई और नहीं, अकादमी का खतरनाक वॉरियर डॉर्न था, जिसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा था। वो रजियल के कान के पास झुकता है और धीरे से फुसफुसाता है, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? रियलिटी में वापस आ बच्चे, तू अभी सिर्फ राजकुमारी की वजह से जिंदा है। भाई, उसकी आवाज में इतना जहर था कि किसी भी आम इंसान का कलेजा कांप जाए। लेकिन अपना रजियल, बंदा एकदम चिल था, बस मुस्कुराए जा रहा था। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि एंड सीन क्या होने वाला है। अब ये देखकर डॉर्न का पारा और हाई हो जाता है और उसकी गर्दन की नसें गुस्से से फटने लगती हैं। वो सीधे धमकी दे डालता है कि अकादमी के बाहर कदम रखते ही वो रजियल को जान से मार देगा। इतना बोलकर वो मुड़कर जाने ही लगता है कि तभी पीछे से एक आवाज उसके कदम रोक देती है, तुम नहीं कर पाओगे।
भाई साहब, पूरा का पूरा कोर्टयार्ड 1 सेकंड के लिए एकदम सन्न हो जाता है। डॉर्न धीरे से पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ तगड़ी हैरानी भी थी, क्योंकि भाई, सामने खड़ा लड़का एकदम कमजोर था। ना उसके पास कोई माना था, ना ऑरा, और ना ही कोई ताकत। फिर भी वो एम्पायर के इतने बड़े वॉरियर को चैलेंज कर रहा था। रजियल सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, चाहे मैं अकादमी के बाहर भी आ जाऊं, तुम हिम्मत नहीं करोगे। बस भाई, इतना सुनना था कि डॉर्न के सब्र का बांध टूट जाता है। एक खूंखार और भयानक ऑरा उसके शरीर से ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जमीन कांप उठती है और वहां की हवा भारी हो जाती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स तो डर के मारे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बॉस, उस तबाह कर देने वाले प्रेशर के सामने भी रजियल के चेहरे की मुस्कान टस से मस नहीं होती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि शातिर दिमाग से मिलती है। खैर, थोड़ी देर बाद डॉर्न गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। तभी रजियल के दिमाग में उसके सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट, इस बार तो आपने हद ही कर दी। वो आदमी आपको एक पल में ढेर कर सकता था। पर अपना रजियल हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता रहे, मैं सिर्फ अपने प्लान्स पर भरोसा करता हूं। ये तलवारें, जादू और शक्तियां सब बेकार है, क्योंकि एक असली विलेन का प्लान दुनिया की हर ताकत से ज्यादा खतरनाक होता है। उधर कोर्टयार्ड के दूसरे कोने पर खड़ी वाइस हेडमिस्ट्रेस सेल्वारा ये पूरा तमाशा देख रही थी। जहां बाकी सब लोग रजियल को बस एक अहंकारी और कमजोर लड़का समझ रहे थे, वहीं सेल्वारा की आंखों में कुछ अलग ही गेम चल रहा था। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, भले ही इसके नाम के आगे अब विरेलान ना हो, पर इसकी रगों में आज भी मॉन्स्टर्स का ही खून दौड़ रहा है। सच कहे तो भाई, सब लोग रजियल को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और शातिर दिमाग से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। और अपना रजियल भी उन्हीं में से एक था। पूरे एरिना में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रजियल विरेलान। हाँ भाई, वही जिससे पूरा एम्पायर नफरत करता था। जब सब लोग खड़े होकर उसके पुराने स्कैंडल्स की बातें बना रहे थे, तब रजियल एक कोने में चुपचाप अपना काला चोगा उतार रहा था। उसके नीचे से बाहर आया एक कड़क और स्टाइलिश ब्लैक टक्सीडो। ये उसके सिरफिरे सिस्टम की करतूत थी, जिसका साफ कहना था, एक असली विलन को हमेशा क्लास और फुल औकात में दिखना चाहिए। रजियल ने महीनों मेहनत करके इस आधुनिक डिज़ाइन को खुद यहाँ रिक्रिएट किया था, लेकिन वहां खड़ी भीड़ को उसके कपड़ों से घंटा कोई मतलब नहीं था। लोग बस फुसफुसा रहे थे कि साला ये 5 साल कहाँ गायब था और अब तक जिंदा कैसे बच गया। तभी एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, अटेंशन प्लीज, और पूरा मैदान 1 सेकंड में सन्न हो गया। पोडियम पर खड़ी हेडमिस्ट्रेस सेल्वारा ने सीधे ट्रायल के रूल्स बताए कि पास होने के लिए कम से कम 100 एलिमेंटल कोर्स कलेक्ट करने होंगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने रॉयल क्लासरूम की रिक्वायरमेंट बताई, सीधे पूरे 1000 एलिमेंटल कोर्स। इतना सुनते ही पूरे क्राउड के तोते उड़ गए। लेकिन अपना रजियल इस अनाउंसमेंट पर जीरो ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो दिमाग के अंदर अपने फुद्दू सिस्टम से लड़ रहा था कि दूसरों को गॉड लेवल पावर्स मिली और मुझे सिर्फ ये फैशन सेंस। तभी सामने सिस्टम इंटरफेस खुला, जिस पर उसकी श्राप जैसी एबिलिटीज लिखी थी, रिजेक्शन ऑफ लाइट, कभी लाइट मैजिक यूज नहीं कर पाना। एब्सोल्यूट एरोगेंस, चाहकर भी अपना एटीट्यूड कम न कर पाना। डार्क जीनियस, सिर्फ नकारात्मक और शातिर योजनाओं में दिमाग चलना। तभी सिस्टम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, होस्ट, क्या तुम हमारे नए फंक्शन से डर रहे हो? और रजियल चिढ़कर लाल हो गया। यानी बाहर भले ही मौत का ट्रायल शुरू होने वाला था, पर रजियल अपने ही दिमाग के अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन से एक अलग ही जंग लड़ रहा था, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। खूंखार गेट ऑफ ट्रायल्स खुल ही गया। लेकिन भाई, उस दरवाजे के पीछे कोई साफ रास्ता नहीं था, बल्कि ऐसा घना और भयानक धुंध था जो सब कुछ अपने अंदर छुपाए बैठा था। वहां खड़े बाकी कैंडिडेट्स के चेहरों पर साफ साफ मौत का डर दिख रहा था। कोई साला मॉन्स्टर नेस्ट में टेलीपोर्ट होने से डर के मारे कांप रहा था, तो किसी को लग रहा था कि वो सीधा लावा जोन में गिरकर भस्म हो जाएगा।
लेकिन अपना रजियाल भाई लौंडा बिना डरे फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ा और सीधा गेट के अंदर घुस गया। एक छोटा ड्रामेटिक पॉज और अगले ही पल बॉस उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक जबरदस्त टक्कर के साथ वो सीधा पत्थरों पर जाकर गिरा। जब उसने आंखें खोलकर आसपास देखा तो हर तरफ विशाल ड्रैगन स्टैच्यूज और टूटे फूटे अवशेष बिखरे पड़े थे। कुछ ही सेकंड्स में रजियाल ने उस जगह को पहचान लिया। ये था ग्रेवयार्ड ऑफ फॉरगॉटन स्टोन, एक ऐसी लेजेंडरी लोकेशन जो कहानी के हिसाब से अभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। ओरिजिनल नॉवेल के मुताबिक तो हीरो को यहाँ 2 साल बाद आना था, लेकिन अपने इस विलेन लौंडे ने टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए अभी ही यहाँ एंट्री मार दी थी। तभी उसके दिमाग में सिस्टम का एक नया कड़क नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मेन सिस्टम फंक्शन अनलॉक्ड, वैली ऑफ विली। सिस्टम ने उसे बताया कि भाई मल्टीवर्स के हर एक डायमेंशन के खतरनाक विलेंस को एक आर्काइव में इकट्ठा किया गया है। मुरियम, कल्टीवेशन, माइथोलॉजी, सुपरनैचुरल, साला हर एक दुनिया के सबसे बड़े और खूंखार विलेंस यहाँ मौजूद थे। रजियाल ने जैसे ही उस आर्काइव को खोला, वहाँ एफ रैंक से लेकर एसएसएस रैंक तक के विलेंस भरे पड़े थे। लेकिन भाई उसकी शातिर नजरें सीधे जाकर रुकी एक खास और कतई जहर कैटेगरी पर, ईएक्स रैंक। पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ 10 नाम थे बॉस, सिर्फ 10 ऐसे साइको विलेंस जो इतने खतरनाक थे कि सिस्टम ने उनके लिए एक अलग ही औकात वाली कैटेगरी बना रखी थी। आवाज में थोड़ी गंभीर वाइब, पॉज। सिस्टम ने तुरंत रजियाल को चेताया कि होस्ट, ये विलेंस कोई सीधे साधे टीचर्स नहीं हैं। इनका मन हुआ तो कुछ सिखाएंगे, वरना सीधा जान से मार देंगे। पर अपना रजियाल तो ठहरा पैदाइशी ढीठ। उसने सिस्टम की वार्निंग को थूका और सीधे ईएक्स रैंक को सिलेक्ट करके येस पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना उस ईएक्स रैंक विलेन के डायमेंशन में पहुंच गई। लेकिन भाई एक पल के अंदर ही वो झटके से वापस अपनी बॉडी में आ गया। और भाई सबसे बड़े तोते उड़ाने वाली बात तो अब सामने आई। सिस्टम के मुताबिक वो वहां सिर्फ 42 सेकंड रहा था और उन 42 सेकंड्स के अंदर वो पूरे 521 बार मर चुका था। रजियाल को लगा कि शायद उस ईएक्स रैंक विलेन ने उस पर कोई जानलेवा अटैक किया होगा, लेकिन भाई सच तो इससे भी लाख गुना ज्यादा खौफनाक था। उस विलेन ने साला रजियाल की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं था। रजियाल सिर्फ और सिर्फ उसके ऑरा और उसके एग्जिस्टेंस के भयंकर प्रेशर से ही बार बार मरे जा रहा था। लौंडा इतना कमजोर था कि उस गॉड लेवल विलेन ने उसकी प्रेजेंस तक महसूस नहीं की थी। यह आवाज एकदम भारी और कड़क करना। भाई साहब, ये बात सीधे रजियाल के विलेन वाले प्राइड और घमंड पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो इन असली महाखिलाड़ियों के सामने कितना छोटा और मामूली कीड़ा है। तभी सिस्टम ने उसे समझाया कि होस्ट, एसएसएस रैंक तो सिर्फ एक कांच के ग्लास की तरह है, लेकिन ईएक्स रैंक उस ग्लास से बाहर निकला हुआ वो असीमित समंदर है जिसे किसी भी स्केल में नापना नामुमकिन है। कुछ देर तक तो रजियाल एकदम सन्न होकर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन भाई उसके अंदर अब एक नई और कड़क जिद पैदा हो चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वो इतना ताकतवर बनेगा कि ये ईएक्स रैंक विलेंस भी उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने अपनी मुट्ठी कसी और सीधे कड़क आवाज में कहा, सिस्टम, एसएसएस रैंक विलेन स्पेस खोलो। कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है भाइयों। अभी रजियल पहले धागे के झटके से संभल भी नहीं पाया था कि तभी वहां एंट्री होती है दूसरे एसएसएस रैंक विलेन की। चारों तरफ काले क्रिस्टल का साम्राज्य, बीच में एक आलीशान सिंहासन और उस पर बैठी एक ऐसी खूंखार औरत जो कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात अथॉरिटी और खौफ का दूसरा नाम थी। भाई उसकी प्रेजेंस का मेंटल प्रेशर इतना भयंकर था कि कोई भी कमजोर दिमाग वाला इंसान वही घुटने टेक दे। वो रजियल को किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक लैब के एक्सपेरिमेंट के डेटा की तरह घूर रही थी। जिंदगी में पहली बार रजियल को एहसास हुआ कि वो इन महाराक्षसों के सामने अभी कुछ भी नहीं है, कतई जीरो है। लेकिन लौंडे का दिमाग शातिर था। उसने ताड़ लिया कि यहां जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, साला सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। इनके पागलपन के पीछे भी एक तगड़ा लॉजिक छिपा है। डर धीरे धीरे कैलकुलेशन में बदल गया और रजियल ने उस प्रेशर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया।
तभी उस दूसरी विलेन ने भी रजियल के सामने वही पुराना पासा फेंका। इसे तोड़ो और मेरी अल्टीमेट टेक्निक ले जाओ, और अगर फेल हुए तो तुम हमेशा के लिए मेरा एक्सपेरिमेंट बन जाओगे। रजियल ने इस बार अज्ञानता में नहीं, बल्कि फुल लाचारी और ताकत की भूख में ये जानलेवा दाम खेल दिया। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई, भाई साहब, पूरी रियलिटी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और चकनाचूर हो गई। धागे को खरोच तक नहीं आई और रजियल का हथियार एकदम परफेक्ट तरीके से 2 टुकड़ों में हवा में बिखर गया। तब उस औरत ने हंसते हुए ऑब्सिडियन इगोनी का कतई जहर सच बताया। ये वो चीज थी जिसे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स यानी खरबों सालों के अकेलेपन और बोरियत से बनाया गया था, जो किसी भी यूनिवर्स के नियमों में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। ये जानकर पहली बार रजियल के दिमाग में मौत का नहीं, बल्कि उस अनजान ताकत का खौफ बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसका पाला मामूली विलेन से नहीं, बल्कि इवोल्यूशन से भी परे जा चुकी तबाही की ताकतों से पड़ा है। लेकिन फिर भी वो मैदान छोड़कर भागा नहीं।